तो अगर जेवर की बात करूं मैं एयरपोर्ट की, हॉस्पिटल, स्कूल्स, सारी चीजें मायने रखती हो। तो वो लेकर के आया 1.25 लाख रुपए। क्या नोएडा में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या ये सही चीज है? लग्जरी सेगमेंट तो अभी एंटर हुआ है, कोई बिग इन्वेस्टर है, सो व्हाट आर द फ्यूचर स्कोप? ऑफिस आएगा, वहां पे लोग रहना स्टार्ट होंगे तो रिटेल चलेगा। Hi everyone, I'm Garima Kotru, and today we are going to have a candid chat with our sales manager Tanveer Ahmed, who looks after our luxury segment in Noida. So Tanveer, can you please tell us something about yourself, like how have you entered in the real estate market, so that our viewers would understand better, like what's your profile? Exactly. तो मैंने 2020 में अपना करियर स्टार्ट किया रियल एस्टेट में। Okay. हाँ, नोएडा मार्केट से स्टार्ट किया मैंने। Why Noida, if I ask? बिकॉज मैं दिल्ली में पढ़ा हुआ, तो नोएडा इज़ वेरी कन्वीनियंट। उस टाइम पे नोएडा नोएडा ओनली नोएडा हो रहा था। नोएडा मार्केट ग्रोथ पे था, अभी भी इतना ज़्यादा ग्रोथ पे ही है स्टिल। तो नोएडा मार्केट ही था हमारा। So that's how you started in 2020. So Exactly. You were like आपने starting से ही luxury segment ही देखा या फिर आपने लग्जरी सेगमेंट भी देखा है मैंने, कमर्शियल भी देखे हैं। Okay. बट रेजिडेंशियल में मेरा ज़्यादा एक्सपर्टीज रहा है, वो भी लग्जरी सेगमेंट में। मैंने डिफरेंट लोकेशंस पे भी काम किया है। Okay. लाइक मैंने हरिद्वार में भी काम किया है, मैंने लुधियाना पंजाब में भी काम किया है, मैंने चंडीगढ़ में भी काम किया है मैंने। So कोई डिफरेंस आपने नोटिस किया कि वहाँ का रियल एस्टेट मार्केट और नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट या दिल्ली का रियल एस्टेट मार्केट में कितना फर्क है? कोई डिफरेंस? एग्जैक्टली वहाँ पे क्या है कि यहाँ इन्वेस्टर्स ज़्यादा है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एंड यूजर्स ज़्यादा हैं। वहाँ खुद के लिए लोग देखते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये डिफरेंस है। That is the main difference. Cool. So Tanveer, today we are going to discuss about the Noida real estate market only because you have the expertise in it. So my first question to you is, as you know, Noida's real estate market has seen a major boom in the last 4-5 years. Exactly. So according to you, what are the factors that contributed to this growth? मतलब आपके हिसाब से क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से नोएडा like has seen this drastic change? एग्जैक्टली इतना ज़्यादा कुछ बड़ा है नोएडा में, इतना ज़्यादा कुछ बढ़ा है। ठीक है, नोएडा क्या है कि सारे अब एमएलसीज कंपनी आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। नोएडा सबसे बड़ी चीज़ है कि प्लान्ड सिटी है। नोएडा इज फुल्ली प्लान्ड सिटी। अगर मैं गुड़गांव और नोएडा में कंपेयर करूँ तो एक चीज़ बहुत मेजर डिफरेंस है कि अपना नोएडा क्या है, पूरा प्लान्ड है। गुड़गांव में ये चीज़ नहीं है। ओके, तो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर इतने जल्दी डेवलप हुए हैं, सारे एक्सप्रेसवे देख लो, कनेक्टिविटीज देख लो आप। नोएडा में सारी जितने बड़े बड़े मल्टी लेवल के कंपनीज हैं वो नोएडा में एंटर हो रहे हैं। टीसीएस, टाटा, जितने आईटी के बड़े बड़े कंपनी हैं नोएडा पे एंटर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ आप एयरपोर्ट मान लो, इंडस्ट्रीज मान लो। ठीक है, अभी थोड़ा सा शहर बसना स्टार्ट हो गया तो उन्होंने क्या किया है कि इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा आगे कर दिया। अब दादरी की तरफ इंडस्ट्री चली गई है जो ग्रेटर नोएडा के आसपास हुआ करती थी एक टाइम पे। ये तो चलो कंपनी की बात हुई, बट व्हाट अबाउट द लग्जरी सेगमेंट इफ आई आस्क? लग्जरी सेगमेंट तो अभी एंटर हुआ है नोएडा में। लग्जरी सेगमेंट एक ड्रास्टिक अपना जो जंप आया है वो आया है। अगर मैं बात कर लूँ 2-3 प्रोजेक्ट की, मैं बात करूँ गुलशन डायनेस्टी है, मैक्स स्टेट हो गया, M3M दो क्लिनियन आ गया। ठीक है, अपना काउंटी 108 हो गया। तो ये सारी प्रोजेक्ट्स हैं जो नोएडा में लग्जरी है। मतलब कि और इस पूरे लग्जरी में क्या है, लग्जरी मीन्स व्हाट कि ज़्यादा स्पेस हो, कम अपार्टमेंट हो। तो यहाँ पे वो हो रहा है कि अभी अगर एक प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ, किसी भी प्रोजेक्ट की, तो 250-300 इन्वेंट्रीज है। अभी इट्स जस्ट द बिगनिंग। ठीक है, अभी वो सैचुरेशन पॉइंट जो आता है वो अभी नहीं आया शायद। एग्जैक्टली अभी एंटर हुआ है लग्जरी सेगमेंट। इससे पहले जो सेगमेंट था उसने बहुत अच्छा ग्रोथ पाया है नोएडा के अंदर। मींस अगर अफोर्डेबल हाउसिंग में, एग्जैक्टली अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर मैं बात करूं 2011 के बीच में जो स्टार्ट हुआ था नोएडा, तो उसमें क्या है कि उसने स्टार्ट किया था एक पॉइंट पे जहाँ पे 2000, 1500, 2000, 2500 से स्टार्ट किया था। वो एक अब बेंचमार्क क्रॉस कर गया है। अच्छा एप्रिसिएशन 10,000, 12,000, 8,000, 10,000, 12,000 तक आ चुका है। 12,000 पर स्क्वायर फीट बिल्कुल
आ चुका है। बट अगर मैं बात करूं लग्जरी सेगमेंट की, तो वो अभी एंटर हुआ है, जैसे 18,000, 20,000, 22,000, 24,000 ये अभी एंटर हुआ है। तो अफोर्डेबल सेगमेंट ने तो एक जंप पा लिया है, बट जो अभी लग्जरी आया है, जैसे अभी गुड़गांव में देख लो 40,000, 50,000 रुपए स्क्वायर फीट। राइट, एग्जैक्टली, गुड़गांव तो इट हैज बिकम अ हब, आई थिंक। एग्जैक्टली, वो लग्जरी में, ठीक है, उस वहां भी अफोर्डेबल थे, उन्होंने भी अच्छा जंप पाया। तो यहाँ भी क्या है कि ये जो अभी एंटर हुआ है 18,000, 20,000, 25,000, वो आने वाले टाइम में 40,000, 50,000 वो टच होना है, 60,000 वो टच होना है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी अब कंपनी आ रही है। That's a big prediction. एग्जैक्टली तो ओपन मार्केट है अभी नए जॉब्स की, बड़े लोगों की। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने थोड़ा बहुत सर्वे किया था, तो 25-30 लाख फैमिली रह रही हैं अभी नोएडा में, राइट? हाँ, तो 25-30 लाख फैमिली रह रही हैं, तो उसमें से 1 से 2% तो होंगे जो लग्जरी सेगमेंट, ऑब्वियसली। बट लग्जरी सेगमेंट जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नोएडा में है ही नहीं। तो उनकी डिमांड जो 500, है 600, 800 फ्लैट ही, राइट, द डिमांड एंड सप्लाई ग्राफ इज लाइक अभी थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है। एग्जैक्टली। तो अभी आना है, उसमें बहुत अच्छा जंप आएगा। अभी लग्जरी भी आएगा, वो अच्छा ग्रोथ होगा। एक्सपीरियन आ रहा है, M3M है, मैक्स है, तो ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। लग्जरी सेगमेंट नोएडा का भी 50-60 हज़ार रुपये कोई नहीं छोड़। नाइस। सो मतलब बेसिकली कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि आपके हिसाब से जो फैक्टर्स रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रही है ऑब्वियसली, एंड आपने बताया जैसे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है नोएडा की, एंड सारे इंटरनेशनल कंपनीज आ रहे हैं, टाटा आ गया, आपका लावा आ गया, सैमसंग आ गया, सारे इधर ही हैं। सो आपने इतना एमिनिटीज से रिलेटेड बात किया, डेवलपमेंट से रिलेटेड बात किया। द बिगेस्ट डेवलपमेंट विच इज गोइंग टू हैपन इन नोएडा इज जेवर एयरपोर्ट। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सो एंड मेनी पीपल are like thinking or believing that it is going to be a game changer for Noida. So आपके हिसाब से what are the sectors which are going to see a major boom? क्योंकि मैंने एक्चुअली में जितना मैंने रिसर्च किया है, आई हैव सीन दिस कि बहुत लोग कई जो जेवर के आसपास के जो सेक्टर्स हैं उसमें दे आर एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे तो प्रॉपर्टी प्राइसेस अब बूम होने वाले हैं। सो आपके हिसाब से ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो बेनिफिट हो सकते हैं इस चीज़ से? एग्जैक्टली। तो अगर जेवर की बात करूँ मैं एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट से तो बहुत बड़ा गेम चेंज हुआ है। नोएडा का तो इतिहास, मतलब कि इंटरनेशनल सबसे बहुत बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रोथ जो आ रहा है वो अब ग्रेटर नोएडा साइड आ रहा है। अगर एक्सटेंशन की बात करूँ, सेंटर नोएडा की बात करूँ, तो ऑलरेडी वो डेवलप हो चुका है, हाँ, ऑलरेडी वो मैच्योर हो चुका है। अब जो आ रहा है वो अब एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे पे सारी लग्जरी सेगमेंट आ रही हैं। दूसरा जो सेक्टर है वो हमारा यमुना एक्सप्रेसवे है, टुवर्ड्स जो हम आगरा जाते हैं, तो यमुना एक्सप्रेसवे के पे हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ है। अब वहाँ पे अगर बात करूँ तो M3M अपना लैंड ले चुका है, ठीक है, एस आ चुका है, गौर का बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है, जेपी का पूरा वहाँ पे जेपी ने अपना अक्वायर किया है, काफी बड़ा अक्वायर कर रखा है वहाँ पे। अपना बुद्धा सर्किट की बात करूँ जहाँ पे मोटो जीपी रेसिंग्स होती हैं, वो है, क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। और मैं बात करूँ उससे पहले, जेवर के पहले बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे, प्लॉटिंग से लेकर के सारी रेजिडेंशियल जा रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है कि फिल्म सिटी आ रहा है, जंगल सफारी आ रहा है। फिल्म सिटी भी वहाँ पे एक अलग से बनेगा सेक्टर 18 के अलावा। एग्जैक्टली, वहाँ सेक्टर 18 से बहुत बड़ा फिल्म सिटी वहाँ पे डेडिकेट हो चुका है। तो फिल्म सिटी का काम स्टार्ट हो गया वहाँ पे जंगल सफारी प्रपोज हो चुका है। ये तो मतलब किस लेवल का ग्रोथ आ रहा है। ये हर टाइप के बायर्स को अट्रैक्ट करने वाला है, इन्वेस्टर्स को, बायर्स को, हर टाइप के। अब क्या होगा कि जो मुंबई एक टाइम पे कहलाता था कि फिल्म सिटी वालों के लिए फॉर लग्जरी सेगमेंट, वो वहीं रहेंगे। अब ऐसा नहीं है, अगर फिल्म सिटी आ रहा है तो इट मींस ग्रोथ आ रहा है हमारे पास। वो लोग को तो यहाँ भी चाहिए, अब रहने के लिए तो चाहिए, ऑब्वियसली। वो लोग अगर इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ भी रहेंगे, तो यहाँ रहेंगे तो उनके लिए भी हाउसिंग का डिमांड आएगा, उनके लिए भी कमर्शियल का डिमांड आएगा, वो भी बाहर खाने जाएंगे। हाँ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, एक कोई चीज एंटर होती है ना, तो उससे रिलेटेड फिर कमर्शियल भी डेवलप होता है, रेजिडेंशियल भी डेवलप होता है, सारी चीजें उसमें फिर डेवलप होती है। ये सेम चीज हमने गुड़गांव में भी देखी। एग्जैक्टली। अगर मैं कहीं पे शिफ्ट होता हूँ तो वहां पर मैं भी देखूंगा कोई मॉल है नहीं है,
जिसके साथ मैं हैंग आउट कर पाऊँ वीकेंड पे। मॉल्स, एमेनिटीज Amenities है कि नहीं? हॉस्पिटल, स्कूल्स, सारी चीजें मायने रखती हैं ऑब्वियसली। और Exactly. स्पेशली अगर मैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो अगर एक एंड यूजर है वो ये चीजें देखता है, एग्जैक्टली अगर एंड कोई रहने यूजर के लिए देख रहा है तो। बिल्कुल। अभी अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, हमने नोएडा में सुना है कि बहुत बड़ी बड़ी एमएलसीज आ रही हैं, और एक टारगेट दिया गया है जहाँ 400 450 सुना 4000 4500 सॉरी सुना हूँ कि एमएलसीज आने वाली हैं। और 4500 में अगर अभी बात करूँ मैं बड़ी बड़ी कंपनियों की, तो मेरे अंदाज से 100 भी नहीं होंगे कंप्लीटली। तो आने वाला टाइम में नोएडा इज गोइंग टू फुल पैक, मतलब So, पूरा पैक होने वाला है वो लोगों से। सेक्टर्स वाइज तो अभी तो यमुना एक्सप्रेसवे और यमुना ये एक्सप्रेसवे, नोएडा अपना एक्सप्रेसवे, नोएडा अपना ग्रेटर वाला। नोएडा सेक्टर जो हो गया, हाँ, ग्रेटर यहाँ नोएडा लैंड के लेना परिचौक बेस्ट है अभी तो। एग्जैक्टली। अभी क्या, मैंने अपने हाथों से मार्केटिंग की हुई है। मुझे पता है कि मैंने गौर के जब प्लॉट्स आए थे नोएडा में, तो वो कहीं ना कहीं 50,000 60,000 रुपये गज मैंने बेचे हुए हैं। अभी उसी के जस्ट सामने सेक्टर 22D में अपना एस लेकर के आया है, 1.25 लाख रुपये गज, 1.25 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड, 1.25 लाख कितना रुपये ज्यादा गज। डिफरेंस आ गया। तो मतलब कि ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। गौर में मैंने 2 साल पहले अपने जो प्लॉट्स बेचे हुए हैं, वो 2 साल पहले रेजिडेंशियल प्लॉट बेचे हुए हैं। अभी उसी की जस्ट सामने आया अपोजिट में एस लेकर के आया सेक्टर 22D में, तो वो लेकर के आया 1.25 लाख रुपये में। तो आप देख सकते हो किस लेवल का ग्रोथ आ रहा है यहाँ पे। हाँ, तो ज़रूर सब लोग चाहेंगे कि मैं इन्वेस्ट करूँ। हाँ, एग्जैक्टली। सो हमने बूम के बारे में बहुत बात कर ली, ग्रोथ के बारे में बहुत बात कर ली, बट नोएडा हैज़ ऑल्सो हैड इट्स स्ट्रगल, ठीक है, चैलेंजिंग फेजेस भी थे। आपने पढ़ा भी होगा कि अ फ्यू ईयर्स बैक वो डिमोलिशन हुआ ट्विन टावर का, एंड अ लॉट ऑफ डिफॉल्टर्स वर देयर। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का भरोसा थोड़ा सा सेटबैक ले लिया एंड यूजर्स का। लोग थोड़ा ये सोचने लग गए क्या नोएडा में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या ये सही चीज़ है, सही डिसीजन है या नहीं, पैसा तो नहीं फंस जाएगा। तो उससे रिलेटेड मेरे को आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपको लगता है पर्सपेक्टिव अब चेंज हो रहा है या हो चुका है अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक? नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट में ना बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट आया जिसका नाम रेरा। 2016 में ये चीज़ आई, 17 से अप्लाई हो गई पूरे मार्केट में, इंडिया में हमारे। तो रेरा ने है ना पूरे मार्केट में कुछ ऐसे ऐसे रूल्स ले आए कि इन्वेस्टर से लेकर के जो एंड यूजर्स हैं सबका पैसा सेफ हो जा रहा है वहाँ पे। अगर मैं बात करूँ रेरा की आपसे मैं, तो अगर इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो अभी बहुत स्टेबल मार्केट हो गई है नोएडा की फिर से वापस से। एक टाइम पे आया था बहुत बड़ा क्रैश, ठीक है, बट हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो आज के डेट में नोएडा के मार्केट में अब रहे ही नहीं, ख़त्म हो गए बिल्कुल। क्योंकि रेरा की कुछ गाइडलाइंस हैं जिनमें एक दो मेजर गाइडलाइन के बारे में मैं बताऊं तो 90% टू 100% ज़मीन आपके नाम पे होनी चाहिए, अक्वायर करना पड़ेगा, अक्वायर होनी चाहिए, आपके नाम की होनी चाहिए, तब आप उस पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। पहले क्या था कि 10% पेमेंट दिया रेरा को, अथॉरिटी को, अथॉरिटी और कस्टमर के बीच में ही बिल्डर का बस ट्रांजेक्शन था। अब उसमें एक इम्प्लीमेंट आ गया है जिसका नाम है रेरा। अब अथॉरिटी प्लस बिल्डर उसका जो उसको वो लुक आफ्टर करेगी, सुपरवाइज करेगी। एग्जैक्टली तो वो रेरा करेगी। रेरा के गाइडलाइंस के ट्रांसपेरेंसी आ गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई, ठीक है। सारी चीज़ें अब रेरा से पास करानी पड़ती है, तब जा कर के करना पड़ता है। इट मीन्स क्या है कि आपके पास फंड होना चाहिए इतना कि आप कोई चीज़ लॉन्च कर पाओ, और किसी के पास अगर फंड है तो वो चीज़ आगे बढ़ जाएगी। सो इससे क्या है कि फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े कम हो गए, बहुत कम हो गए, कम नहीं हो गए बहुत। और रेरा की गाइडलाइन में पेनल्टीज हैं, पनिशमेंट्स हैं, ठीक है। तो इससे लोग बहुत डरने लगे कि एक कोई अगर ब्रांड की मैं नाम ले लूँ, कोई भी ब्रांड अपना एक कोई प्रोजेक्ट की वजह से अपना पूरा ब्रांड वैल्यू नहीं खोना चाहिए ऑब्वियसली। तो स्टेबल जो ब्रांड्स थे वही अब नोएडा में रह गए, बाकी सारे ब्रांड ख़त्म हो चुके हैं नोएडा के मार्केट से, ठीक है। और जो अब हैं उन पे बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। ओके, सो मतलब आपके हिसाब से जब से रेरा इम्प्लीमेंट हुआ है, एग्जैक्टली बहुत बड़ा रेरा का अब थोड़ा सा रेरा का बहुत ज़्यादा रोल रहा है लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होने में। एग्जैक्टली एक लीगल चीज़ आ गई ना आपके हाथ में कि आप कुछ भी एक्शन ले सकते हो,
और प्लस अब मुझे ऐसा लगता है जब से रेरा इम्प्लीमेंट हुआ है तब से मे बी होम बायर्स का पर्सपेक्टिव ये हो गया कि हमारा पैसा अब सुरक्षित है अगर हम किसी अंडर है वैसे ही है, क्योंकि आप 100% पेमेंट आप डायरेक्ट बिल्डर को नहीं दे रहे हो। रेरा का एक अकाउंट होता है जिसको कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। आपका जो पेमेंट है वो 100% बिल्डर के पास नहीं जा रहा, वो एस्क्रो अकाउंट में जाता है बिल्डर का, ठीक है। बिल्डर के एस्क्रो अकाउंट में जाए, वो 70% वो जो आपने पैसा दिया वो होल्ड हो जाता है, 30% वो बिल्डर के पास जाता है। बिल्डर जैसे जैसे ग्रोथ क्या होता है, जैसे जैसे उस चीज़ को मतलब कि बनाना स्टार्ट करता है, फिर वो डिमांड भेजता है कि सर मैंने डिगिंग कर ली, फर्स्ट फ्लोर बना लिया, अब मुझे और पैसों की ज़रूरत है, फिर वहाँ से वो निकाल सकता है। तो पैसा है ना सारा बिल्डर के अकाउंट में नहीं गया। पहले क्या होता था, पूरा पैसा बिल्डर के अकाउंट में चला गया। बिल्डर क्या करता है कि वहाँ पे जो चीज़ उसे बनानी है वहाँ पे वो बनाया नहीं, ठीक है। वो क्या करता था कि वो कहीं और लैंड एक्वायर कर लिया, फिर वहाँ 10% का पेमेंट करके अपने अथॉरिटी में वहाँ पे अपना लैंड एक्वायर कर लिया, फिर वहाँ पे भी मार्केटिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने, फिर वहाँ 2-3 फ्लोर्स बनाए, फिर कहीं और एक्वायर कर लिया। एग्जैक्टली, तो ये हो रहा था। तो उसके बाद उसमें फंड का क्या होता है कि फंड की इशू आ जाती है, ठीक है। तो वो लोगों तक जो डिलीवरी मिलनी थी वो मिल नहीं पा रही है। बट रेरा के आने से ऑन टाइम डिलीवरी और ये सारी चीजें जो सारी चीजें उसमें आप बिल्कुल मेंशन करना पड़ता है आपको कि कब डिलीवरी दोगे। आपके पास एक रेरा नंबर लेना होता है जिसपे आप एज अ कस्टमर, आप अगर वो वेबसाइट पे डालते हो रेरा के, तो सब दिख जाएगा कि ये क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, कितने फ्लोर हैं, कितने फ्लोर हैं, सारी चीजें बिल्ड मींस जो भी प्रोजेक्ट बन रही है उसकी A to Z डिटेल्स सारी वहां पे होती है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया। एग्जैक्टली, ट्रांसपेरेंसी इज द राइट वर्ड। एग्जैक्टली। सो तनवीर, आपने बात करी थी कि लग्जरी सेगमेंट तो काफ़ी ज़्यादा अभी बिगनिंग है। Exactly. बट जब मैं रिसर्च कर रही थी नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट पे, तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हैव सेड दिस कि नोएडा की जो रियल एस्टेट मार्केट है, इट हैज़ रीच्ड इट्स लाइक पीक पॉइंट, सैचुरेशन स्टेज पे पहुंच गई है। नाउ इट इज़ गोइंग टू क्रैश। ठीक है, मैंने बहुत लोगों का पॉडकास्ट देखा एंड मैंने बहुत एक्सपर्ट्स को ऐसा क्लोजली मैंने कहता हुआ सुना कि हाँ ठीक है, अब ये इट इज़ गोइंग टू क्रैश डाउन। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बिकॉज आपने खुद भी बताया कि डिमांड जो है वो बढ़ रही है लग्जरी सेगमेंट की, ठीक है, और अभी हमारे पास सप्लाई है नहीं, सो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। सो लोग ऑब्वियसली कहीं और मूव करना चाहेंगे, लाइक गुड़गांव में या किसी और सिटी में। सो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या इज इट गोइंग टू क्रैश डाउन और नॉट? बिल्कुल नहीं, ये जो मार्केट है ना बिल्कुल डिफरेंट है। मैं बता रहा हूँ कि जो मार्केट, जैसे मैंने पहले आपको भी बताया कि जो मार्केट स्टार्ट हुई अपनी 2000-3000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे, वो अपना पीक पकड़ चुकी है, ठीक है। वो 12,000, 14,000, 15,000 रुपए आ चुका है उसका, मतलब कि उसने अपनी ग्रोथ ले चुका। और ये जो, अगर मैं लग्जरी सेगमेंट की बात करूं जिस पे लोग बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा पीक पॉइंट पे आ चुका है, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए जो अभी आ रहे हैं, तो वो तो मार्केट अभी एंटर हुआ मार्केट में, ठीक है। वो लग्जरी सेगमेंट अभी मार्केट में, वो ऐसे कह सकते हैं कि वो अभी बॉर्न हुआ है नोएडा के अंदर, ठीक है। और डिमांड, इफ़ यू आर लिविंग साउथ दिल्ली और दिल्ली एनीवेयर, तो आप एक बात बताओ कि आप दिल्ली में एक लग्जरी फ्लैट में रह रहे हो, सारी चीज़ें, तो वहाँ पे चीज़ों की कमी क्या आती है कि आपको एक एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, ठीक है, एक सोसाइटी एंड एमिनिटीज़ नहीं मिल पाती, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं साउथ दिल्ली में कि 5-5, 10-10 करोड़ रुपए की कोठियाँ हैं, ठीक है, एग्जैक्टली, और गाड़ी सामने पार्किंग लगाने के लिए लड़ाई हो रही है, राइट। ये एक्चुअली में दिल्ली में है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है दिल्ली बहुत कंजस्टेड होती जा रही है। एग्जैक्टली। और आपको वहाँ क्या है, एम्यूनिटीज मिल रही है, ग्रीन बेल्ट मिल रही है, ग्रीन बेल्ट मिल रही है, मल्टी लेवल की पार्किंग्स मिल रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्लब हाउस मिल रहे हैं, क्लब हाउस में इतने सारे फैसिलिटीज मिल रहे हैं। तो लग्जरी सेगमेंट तो अभी एंटर हुआ है, जो 20-25 हज़ार, पहले भी मैंने बताया कि जो 25-20-25-24-25 हज़ार रुपए में अभी मार्केट आया है, वो 40-50 हज़ार रुपए तक जाना है, हाँ, अब वो जाएगा एक टाइम पे, ठीक है। तो लग्जरी सेगमेंट का तो डिमांड है। अगर वही बोल रहा हूँ मैं, जो लोग साउथ दिल्ली में रह रहे हैं, वो अफोर्डेबल में या मिड सेगमेंट में नहीं जाना चाहते, नहीं, ऑब्वियसली जाना चाहते हैं एक लग्जरी सेगमेंट में। तो लग्जरी सेगमेंट की तो डिमांड आनी है। बट सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि व्हाई नॉट गुड़गांव,
अगर मतलब लग्जरी सेगमेंट की बात हो रही है एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि गुड़गांव में भी देयर आर लॉट ऑफ लग्जरी प्रोजेक्ट्स, तो Exactly. गुड़गांव क्यों नहीं जाना फिर? गुड़गांव, और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये प्लान्ड है। दूसरी चीज़ें, यहाँ पे जो एमएलसीज आ रही हैं, जो बड़ी कंपनियां आ रही हैं, अब जिनका ऑफिस आपका नोएडा अब आ रहा है, ग्रेटर नोएडा आ रहा है, वो गुड़गांव रह कैसे सकते हैं? Am I right? दे हैव टू माइग्रेट. तो आपको माइग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। जिस हिसाब से आपका मींस प्रोफेशनल लाइफ जिधर को मूव होता है, उस साइड को आप रेजिडेंशियल भी मूव करते हो। यस, दैट इज एग्जैक्टली। द थिंग. सो अब बायर्स प्रेफरेंसेस जो चेंज हो रही है उसकी बिल्कुल, वजह से बिल्कुल। इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रॉपर्टी प्राइजेस पे, प्रॉपर्टी, अब सेगमेंट देखो ना आप। लग्जरी, व्हाट डू यू मीन बाय लग्जरी? लग्जरी क्या है और लोगों को लग्जरी क्या चाहिए? अब लोगों को लग्जरी का मतलब ये होता है कि स्पेशियस घर. एग्जैक्टली, हाँ. मतलब कि अगर मिक्स सेगमेंट और लग्जरी में बताऊं तो 1 एकड़ में 4 फ्लैट हाँ. और 1 एकड़ में 2 दो फ्लैट, फ्लैट्स. इट मीन्स लग्जरी। Yes, ठीक है, obviously. you have 2 car parkings, 3 car parkings, you have means Proper club house, amenities, right? हाँ, swimming pool, ये वो, Gyms तो and all, right. ये आ रही, इसका मतलब लग्जरी हो रहा है। Right. ठीक है, तो Right. लोग लग्जरी की तरफ ही अब मूव हो रहे हैं। अब नोएडा में जितने भी एंटर हो रहे हैं, सारे लग्जरी सेगमेंट एंटर हो रहे हैं। ठीक है, अफोर्डेबल में कम ऑप्शन है, अब लग्जरी में एंट्रेंस ज्यादा हो गया। पेंट हाउसेस हो गए. पेंट हाउसेस हो हाँ. गए हैं, सारी चीजें अब लग्जरी एंटर हो रही है नोएडा में, सारे बड़े साइजेस आ रहे हैं। राइट, सो इट इज नॉट गोइंग टू क्रैश एनीवेयर सून. बिल्कुल बिल्कुल, अरे नोएडा में तो अभी बहुत डिमांड है, सब बहुत डिमांड आने वाला है। आने वाले टाइम में नोएडा के अंदर बहुत डिमांड आने वाला है, फुल्ली ऑक्यूपाई होगा नोएडा तो। Great, great. So, Tanveer, as we have reached towards the end of this podcast, I wanted to ask you the last question कि अगर कोई इन्वेस्टर नोएडा में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई न्यू बी इन्वेस्टर है या कोई बिग इन्वेस्टर है, सो व्हाट आर द फ्यूचर स्कोप कि क्या किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है, कितना टिकट साइज पे इन्वेस्ट कर सकता है, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द लग्जरी सेगमेंट? अगर मैं बात करूं तो नोएडा के अंदर इतने सारे एमएलसीज कंपनी आ रहे हैं, ठीक है, इतनी सारी कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, तो कोई भी है ना अपना खुद का लैंड लेकर के ऑफिस नहीं बनाएगा। कोई भी एमएलसी या कोई भी कॉर्पोरेट अपना लैंड लेकर के, तो नोएडा में तो अभी स्कोप बहुत बड़ा है। चाहे आप ऑफिस ले लो, चाहे आप उसमें स्टूडियो ले लो, दुकान ले लो, रेजिडेंशियल ले लो, नोएडा में तो ग्रोथ बहुत बड़ा है। चाहे रिटेल की बात करें, रिटेल ले लो, या किसी चीज में commercial देख लो offices की आप। बात अगर करें। ऑफिस आएगा वहां पे लोग रहना स्टार्ट होंगे तो रिटेल चलेगा। अगर बिजनेस आएगा तो बिजनेस के लिए लोग आना जाना करेंगे, जिसकी वजह से स्टूडियो चलेगा। मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो सारी चीजें अभी चलने वाली हैं, क्योंकि सारे फॉर्चून 500 कंपनीज जितनी हैं वो सारे नोएडा में एंटर हो रहे हैं, अपने ऑफिसेस देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा डिमांड आने वाला है ऑफिस का, आपको रेजिडेंशियल का, कमर्शियल का, रिटेल का, स्टूडियोज के, यहाँ पे बहुत बड़ा डिमांड आने वाला है। तो इसमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। मीन इसमें फ्यूचर ग्रोथ में आप कोई भी डाउट नहीं कर सकते कि इसमें यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 100% का ग्रोथ आने वाला है। That's a massive prediction also. So, Tanveer, as you are an expert in the luxury segment in Noida yourself, so if somebody wants to take an advice from you regarding the investment perspective or regarding buying the commercial property in Noida or regarding buying the residential property in Noida, how can they reach you out? बिल्कुल, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। अदरवाइज आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। आप चाहो तो अपना क्वेरी मुझे मेल कर सकते हो tanveer@hubandhook.com पे। So viewers, if you have any kind of query regarding investment purpose in Noida's real estate market, you can also check out our website www.hubandhook.com. You can also go through our social media channels as well. Okay, Tanveer, thank you so much for giving so many insightful details about Noida's real estate market. It was so nice, so lovely to talk to you regarding the property. Thank you so much, Garima Do. It was very nice to talk to you. Thank you. Thank you so much. So viewers, that's all for today. If you like this video, you can check out our playlist of all the podcasts. Bye-bye.